सोचिए, एक साइकिल पार्ट्स की दुकान और कहाँ भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक। ये कहानी है सुनील भारती मित्तल की और उनके उस जुनून की जिसने एयरटेल को खड़ा किया। तो चलिए आज इसी शानदार सफर को समझते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, साल 2016 जब एक मार्केट डिसरप्टर आया और उसने एक झटके में 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों को मैदान से ही बाहर कर दिया, तो आखिर ऐसा क्या था कि एक कंपनी न सिर्फ टिकी रही बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत टेलीकॉम से नहीं होती, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक नौजवान के सपने से जो अपने दम पर कुछ करना चाहता था। देखिए, सुनील मित्तल अपने पिता की तरह पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते थे। उनका सपना था एक बिजनेसमैन बनना। और पता है ये सपना शुरू कहाँ से हुआ? सिर्फ 20,000 रुपए से। जी हाँ, साल था 1976। उम्र थी महज 18 साल जब उन्होंने अपने पिता से ये पैसे उधार लिए और अपना पहला बिजनेस शुरू किया। तो सबसे पहला काम था साइकिल पार्ट्स बेचने का। लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि भाई इसमें मार्जिन तो बहुत ही कम है। तो 1980 में उन्होंने एक नया काम शुरू किया, सुजुकी के साथ मिलकर जनरेटर इंपोर्ट करने का। ये आइडिया चल निकला, छोटे छोटे ऑफिसों में ये खूब बिका। लेकिन फिर 1982 में सरकार ने अचानक जनरेटर के इंपोर्ट पर ही बैन लगा दिया। बस रातों रात उनका ये बिजनेस भी बंद हो गया। लेकिन कहते हैं ना, यही शुरुआती झटके इंसान को मजबूत बनाते हैं। इन शुरुआती झटकों के बाद एक विदेश यात्रा ने सुनील मित्तल की पूरी दिशा ही बदल दी। उन्हें वहां भविष्य की एक ऐसी झलक दिखी जिसने इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री की नींव रख दी। हुआ ये कि वो ताइवान गए और वहां उन्होंने देखे पुश बटन वाले टेलीफोन। अब याद कीजिए, उस वक्त हमारे यहाँ इंडिया ने क्या था? वही पुराने घुमा कर नंबर डायल करने वाले रोटरी फोन। बस इसी फर्क को देखकर उनके दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया आया। देखिए, ये समझना जरूरी है कि फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था। वो जो पुराने रोटरी फोन थे ना, वो एक तो बहुत धीमे थे और दूसरा वो आए दिन खराब होते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ थे पुश बटन फोन, एकदम तेज, चलाने में आसान और कहीं ज्यादा भरोसेमंद। ऊपर से स्पीड डायल जैसे नए नए फीचर्स भी थे। मित्तल ने इस मौके को फौरन पहचान लिया। तो 1984 में उन्होंने लॉन्च किया अपना ब्रांड बीटेल। शुरू में तो वो फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन जल्द ही जर्मनी की सीमेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली और फिर भारत में ही पुश बटन फोन, फैक्स मशीन और कॉर्डलेस फोन बनने लगे। और आपको याद होगा, 90s में तो बीटेल घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गया था। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। साल था 1992, जब भारत सरकार ने मोबाइल टेलीफोनी का दरवाजा प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया। और बस इसी मौके पर मित्तल ने एक बहुत बड़ा और उतना ही जोखिम भरा दांव खेला। अब देखिए, सरकार की एक शर्त थी कि लाइसेंस सिर्फ उसे ही मिलेगा जिसके पास पहले से टेलीकॉम ऑपरेटर होने का एक्सपीरियंस हो। ये तो एक बड़ी मुश्किल थी, लेकिन मित्तल ने यहाँ एक कमाल की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने फ्रांस की टेलीकॉम कंपनी विवेंडी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इससे क्या हुआ, उन्हें एक्सपीरियंस भी मिल गया और टेक्निकल सपोर्ट भी। और बस इसी के दम पर उन्होंने लाइसेंस हासिल किया और 1997 में दिल्ली में एयरटेल ब्रांड लॉन्च हो गया। चलो, लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन पैसों की चुनौती अभी भी मुंह बाए खड़ी थी। मार्केट एकदम नया था, तो बैंक और इन्वेस्टर्स कोई भी पैसा लगाने से डर रहा था। पर मित्तल ने हार नहीं मानी। वो लगे रहे और आखिरकार इन्वेस्टर्स को मना ही लिया। और फिर नेटवर्क खड़ा करने के लिए उन्होंने एरिक्सन और नोकिया जैसी बड़ी कंपनियों से हाथ मिलाया। तो अब एयरटेल मैदान में उतर चुका था और सामने कौन था? सरकारी कंपनी बीएसएनएल, जो उस वक्त टेलीकॉम बाजार का गुलायत, मतलब एक बहुत बड़ा दैत्य था। अब बीएसएनएल का क्या था? उसकी पहुंच जबरदस्त थी और लोगों का भरोसा भी। लेकिन सरकारी कंपनी होने की वजह से वो टेक्नोलॉजी अपनाने में बहुत धीमी थी और उसका नेटवर्क, वो तो अक्सर जाम ही रहता था। एयरटेल ने बस इसी कमजोरी को पकड़ा। उन्होंने अपना पूरा फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एक शानदार नेटवर्क क्वालिटी पर लगा दिया। यहाँ उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, मतलब दो तरफा। पहला, पैसा जुटाने के लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करो, और दूसरा, जो पैसा आए उसे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में लगाओ ताकि कस्टमर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिले। सुनील मित्तल का एक सीधा सा मानना था
कि जो बाजार तेजी से बदल रहा हो वहां इंतजार नहीं कर सकते, आपको बदलाव को पहले से ही भांपना होगा। और उनकी यही सोच उन्हें अपने अगले बड़े कदम की तरफ ले गई। उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत साल 2012, जब बाकी कंपनियां अभी सोच ही रही थीं, एयरटेल भारत में 4G सर्विस लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई। उन्होंने बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की और तेजी से अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया, जबकि बाकी लोग लोकल डेवलपमेंट का इंतजार ही करते रह गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2016 और कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। रिलायंस जियो की एंट्री किसी भूचाल से कम नहीं थी। जियो का ऑफर ऐसा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 4G नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री डेटा और फ्री कॉलिंग। बस इसने कस्टमर्स की उम्मीदों को हमेशा के लिए बदल डाला। और इसका असर? वो तो फौरन दिखा। जियो ने सिर्फ कुछ ही महीनों में 10 करोड़ यानी 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स जोड़ लिए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इस प्राइस वॉर का जो नतीजा निकला वो बहुत भयानक था। सोचिए, 2015 में मार्केट में 12 से भी ज्यादा बड़ी कंपनियां थीं और 2018 आते आते सिर्फ 4 बचीं। एयरसेल और टाटा डोकोमो जैसी कितनी ही कंपनियां या तो बिक गई या हमेशा के लिए बंद हो गई। तो चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। इतनी बड़ी तबाही के बीच आखिर एयरटेल बचा कैसे? जवाब है उनकी स्ट्रैटेजी में, जिसमें जोर कीमत पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर था। एयरटेल ने एक मल्टी स्टेप प्लान पर काम किया। सबसे पहले उन्होंने बंद हो रही कंपनियों का स्पेक्ट्रम खरीदा और अपनी 4G कवरेज को और मजबूत किया। फिर प्राइस वॉर में कूदने के बजाय उन्होंने हाई वैल्यू कस्टमर्स पर फोकस किया, मतलब वो लोग जो अच्छी सर्विस के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। उन्होंने नेटवर्क की क्वालिटी और स्पीड पर जमकर पैसा लगाया और साथ ही विंक म्यूजिक, एयरटेल एक्सट्रीम जैसे ऐप्स बनाकर अपना एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम भी तैयार कर लिया। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का नतीजा एकदम साफ था। 2018 तक एयरटेल ने अपनी डाउनलोड स्पीड को इतना बेहतर कर लिया था कि वो नेटवर्क क्वालिटी में लीडर बन चुका था। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई कीमत की नहीं, परफॉर्मेंस की है। तो एयरटेल की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पे मजबूर करती है। आज की दुनिया में जहां हर रोज कुछ नया हो रहा है, कुछ बदल रहा है, क्या ऐसी दुनिया में टिके रहने का सबसे अच्छा तरीका क्वालिटी पर लगातार टिके रहना ही है?